डॉक्टर के.वी. तुमाने नागपुर से स्पेशली इस इवेंट के लिए आए हैं और 32 या 35 ईयर्स तक ये चेस्ट स्पेशलिस्ट रहे हैं और गवर्नमेंट के पद में भी रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस के एक्सपर्ट हैं और हमारे जो नाइस प्रोटोकॉल को बनाने में इनका बड़ा योगदान रहा है। और जो पेशेंट ठीक नहीं होते हैं, जिनकी खांसी नहीं जाती, कफ नहीं जाती है, तो हम उनको एक उपचार देते हैं, वो आप ही बताएंगे। और डॉक्टर प्रवीण कुमार सर, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। डॉक्टर प्रवीण कुमार इज ए होम्योपैथ प्लस एक्स IAS ऑफिसर। इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि लास्ट महीने जब मैं IAS से रिटायर करूंगा एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके बाद आपके मिशन में जुड़ जाऊंगा। तो उस प्रॉमिस को पूरा करते हुए आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो आपका स्वागत सर। सर डॉक्टर बीबी गोयल, आपने मेरे स्पीच में कई बार बीबी गोयल जी का नाम सुना होगा और पहले भी मेरे पुराने स्पीच में भी सुना होगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि जब हमारी टीम ने बोला हुआ है मैंने कि जब आप अटक जाओ, जब कुछ समझ ना आए, कहीं से भी जवाब ना मिले, तब एक ही जगह से जवाब आ सकता है, वो है डॉक्टर बीबी गोयल, जो कि पिछले 40 साल या उससे भी ज़्यादा समय से नेचुरोपैथ हैं। और नेचुरोपैथी के मामले में जो मैंने इनको देखा है वो नॉलेज तो मैंने पूरे दुनिया में किसी को नहीं देखा। डॉक्टर ओंकार मित्तल सर, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। डॉक्टर ओंकार मित्तल की बहुत सारी पहचान है, लेकिन एक पहचान है जो मुझे ज़्यादा इंप्रेस करती है कि आज की तारीख में भी इन सर ने WHO के साथ WHO के में काम किया है, राइट, वर्ल्ड लेवल पे काम किया है। और इनकी पहचान WHO में ऐसा है कि आज भी अगर WHO को चिट्ठी लिखते हैं तो वो बाध्य हैं सर को जवाब देने के लिए। नंबर 1। अभी माई किड इज़ हेयर ओनली, 7 साल की है, उसे मैंने पोलियो को कोई वैक्सीन नहीं लगाया और मैं बड़ा खुश भी हूँ। और उसके पीछे भी अगर है तो किसी का हाथ या पूरा बॉडी बेसिकली, तो वो है डॉक्टर ओंकार मित्तल, क्योंकि इन्होंने कभी भी पोलियो जो कि वैक्सीन जो कंपलसरी होने वाला था, होने ही नहीं दिया इनकी इन्फ्लुएंस से, राइट। अगर होता, कंपलसरी हो जाता तो एक बहुत ख़तरनाक बात होती। तो देश के लिए इन्होंने इतना सारा काम किया। तो सर अब वो डॉक्टर विलास जगदले सर, आप प्लीज़ स्टेज पे आएँ। और आप भी नागपुर से स्पेशली आए हैं आज के इस कोरोना का डर पूरी दुनिया में व्याप्त है। हर कोई आदमी सोच रहा है कि इसके बाद मेरा नंबर तो नहीं है। और इस डर का कारण ये है कि WHO ने बताया कि देयर इज नो मेडिसिन फॉर दिस कोरोना इन्फेक्शन। अब जब मेडिसिन ही नहीं है तो उपचार कैसे करेंगे? तो आज मेडिसिन नहीं बोलते वो लोग, WHO मेडिसिन नहीं बोलती, लेकिन साथ में एक प्रोटोकॉल भी बनाती है। उसमें एलोपैथिक मेडिसिन, मैं भी एलोपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ, आई एम चेस्ट स्पेशलिस्ट। उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि कोरोना के लिए कोई मेडिसिन नहीं, WHO बोल रही है और प्रोटोकॉल भी बना रही है जिसमें डॉक्टर को anti-HIV, एंटी मलेरियल, एंटीबायोटिक, ये सब प्रकार की मेडिसिन देते हैं वो लोग। और उस मेडिसिन से वो जो पेशेंट एडमिट होता है, एक सादा उदाहरण बताता हूँ मैं। मेरे नज़दीक का एक रिलेटिव, उसको कोरोना हो गया, तो मैंने मेरा जो हल्दी का उपचार है दिन में 3 बार लेने का 7 दिन, और साथ में ये अपना जो नाइस का ट्रीटमेंट है वो भी चालू कर दिया। 2 दिन में उसका बुखार उतर गया। बुखार उतरने के बाद में उसकी ऑक्सीजन लेवल कम हो गई। अब ऑक्सीजन लेवल कम हो गई तो उसको घबराहट हुई। घर वालों ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। पहले तो फिजिशियन के पास एडमिट किया, बाद में उसकी कोविड टेस्ट की। कोविड टेस्ट में वो पॉजिटिव पाया गया तो उसको कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। जैसे ही उसने वो 13 गोलियां खाई, दूसरे दिन उसको क्लॉट फॉर्मेशन हो गया और ब्रोकाज एरिया रहता अपने ब्रेन में,
वो ब्रोकाज एरिया वहाँ पे क्लॉट पहुँच गई और वो पैरालाइज हो गया, उसका पूरा राइट साइड पैरालाइज हो गया और उसकी स्पीच चली गई। बाद में उसको उन्होंने 15 दिन रखा हॉस्पिटल में, आईसीयू में रखा, फिर भी उसका वो अभी तक स्पीच लौट के नहीं आया है। ही वॉज सेव्ड, मगर उसका बिल निकला 1,88,000 रुपया और साथ में ये एलिमेंट भी लेके आ गया। तो जब ये पेशेंट, कोई भी पेशेंट ये ट्रीटमेंट लेता है, ये प्रोटोकॉल की जो ट्रीटमेंट लेता है, वो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं। कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के बाद में उसको आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं और आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद में उसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। ये मैकेनिकल वेंटिलेटर रहता है, अपना जो बॉडी का वेंटिलेटर रहता है, रेस्पिरेशन रहता है, वो अपना एएनएस यानी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, वो स्टॉप हो जाता है और मैकेनिकल वेंटिलेशन चालू हो जाता है। मैंने मेरे 32 साल की करियर में, मेडिकल करियर में, जिसमें करीबन मैं 20 साल हॉस्पिटल में था, बहुत सारे पेशेंट देखे, वेंटिलेटर से किसी को बाहर आते हुए नहीं दिखा। और वेंटिलेटर का चार्ज कितना रहता है, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। इससे ज़्यादा अच्छा तो ये है, हम 15-15 दिन पेशेंट को सिर्फ ऑक्सीजन पे रखते थे। 15-15 दिन ऑक्सीजन थेरेपी पे रखने के बाद वो अच्छा हो जाता था और ऑक्सीजन थेरेपी को ज़्यादा खर्चा भी नहीं था। लेकिन अभी ये जो वेंटिलेटर निकले हैं, इसमें खर्चा भी ज़्यादा है, बड़ी मशीन, बड़ा खर्चा, और उसका रिजल्ट भी ज़ीरो। उससे अच्छा तो डॉक्टर विश्वरूप राय ये बताते हैं, प्रोन वेंटिलेशन, उसका रिजल्ट अच्छा है, फुकट है, 70% ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है वेंटिलेटर से, तो ये अपनाना ज़्यादा अच्छा है, ऐसा मेरा कहना है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पास ऑन द माइक सर। सर, ये अभी जो वैक्सीन जो डेवलपमेंट स्टेज पे है, आपने तो इसको देखा है, अंडरस्टैंड किया है, तो बाकी जो वैक्सीन जो नॉर्मली वैक्सीन होते हैं जो बच्चे लगाते हैं अलग अलग तरह के, चाहे वो BCG वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन है, आई हर्ड दैट दिस इज नॉट द सेम वैक्सीन। ये वैक्सीन उस टेक्नोलॉजी पे नहीं है, इसमें समथिंग कॉल्ड mRNA है जो कि ये बाकियों से अलग करती है, या जिसे सुन के हमें डरना चाहिए। तो ये क्या है एग्जैक्टली mRNA? अगर बॉडी में आ गया वो वैक्सीन ले लेंगे तो हमें क्या नुकसान हो सकता है या हो सकता है, इस पे कुछ इंसाइट दीजिए अबाउट द न्यू कोविड वैक्सीन। जी विश्वजीत जी, आपका सबसे पहले आभारी हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया, और क्योंकि समय सीमा आपने रखी हुई है तो संक्षेप में इस विशाल विषय को जितना संक्षेप में मैं रख सकता हूँ आपके सामने रख देता हूँ। आप सब विद्वान लोग हैं, संक्षेप में भी समझ लेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो देखिए, ऐसा है कि मैं आपके सामने एक ही बात कहना चाहता हूँ, इसको आप ये टेक होम मैसेज ले जाएंगे तो हम लोगों का बहुत काम हो जाएगा। ये जो वैक्सीन अब बना रहे हैं, अभी WHO की तरफ से 145 वैक्सीन्स को परमिशन मिली है, उसमें से 8-9 वैक्सीन्स जो है उसका ज़्यादा नाम चल रहा है। अभी समय होगा तो उनके नाम मैं बता दूंगा। मैं मेन इनके पॉइंट पे आता हूँ कि ये जो वैक्सीन अब बना रहे हैं, ये पुरानी वाली वैक्सीन नहीं है, इसको वैक्सीन कहना भी नहीं चाहिए। ये बात आप समझ लीजिए, ये वैक्सीन की कैटेगरी में नहीं आती है। ये जो मैसेंजर RNA वैक्सीन है, इसको कई लोग बना रहे हैं वैसे, पर आपने मॉडर्ना का नाम सुना होगा सब लोगों ने, क्योंकि अखबार में बड़ी जोर से आ रहा है। ये मॉडर्ना जो कंपनी है, ये इसकी विशेष बात यह है कि इस RNA वैक्सीन और भी लोग बना रहे हैं, लेकिन जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है वो बिल गेट्स की संस्था है, और एक जो बहुत बड़ा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड एलर्जिक डिजीजेस, वो एंथोनी फोसाई की संस्था है अमेरिका में। और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो है, ये जगदले साहब को इसके बारे में बहुत जानकारी है, तो मैं अपनी बात को संक्षेप में रखूँगा, आगे ये कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, सहमत हो या सहमत हो। तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो अमेरिका का हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये सब लोग मिलके इस वैक्सीन को बना रहे हैं, तो इसलिए इसकी अहमियत आप समझिए। तो ये जो मैसेंजर RNA वैक्सीन है, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये आप सब लोग जानते हैं, आजकल तो सब लोग जानते हैं, शरीर में एक DNA होता है और एक मैसेंजर RNA होता है। अब ये सिंथेटिक है, ये शरीर के अंदर से आपका नहीं ले रहे हैं। जो आप में से लोग जानते हैं कि अब पिछले 50 सालों में जेनेटिक रिकम्बिनेशन की टेक्निक डेवलप हुई है,
तो बाहर से ये कट एंड पेस्ट करते रहते हैं, इन जो है हमारे जीन्स है कट एंड पेस्ट करते हैं। तो इसको इन्होंने क्या करना है कि सिंथेटिक मैसेंजर आरएनए को आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट करेंगे, उसके अंदर से आपके शरीर में कोरोना वायरस पैदा होगा। ये बाहर से वायरस जो दूसरी वैक्सीन होती है बाहर से एटेन्यूएट करके वायरस को मार के डाला जाता है, इसमें एक केमिकल आपके अंदर इंजेक्ट करेंगे जो सिंथेटिक मैसेंजर आरएनए है, वो आपके शरीर में जाके कोरोना वायरस को पैदा करेगा और ये कोरोना वायरस फिर शरीर में एंटीबॉडी पैदा करेंगे और इस प्रकार से प्रतिरोधक क्षमता पैदा करेंगे, ऐसे इनकी थ्योरी है। तो ये बड़ी डेंजरस टेक्निक है। इसको इसलिए प्रयोग किया जा रहा है कि इसके साथ से हजारों नई वैक्सीन ऐसी बनाएंगे जो कि क्लेम करेंगे कि हजारों शरीर में जो रोग हैं उनका इलाज कर सकेंगे। तो ये एक प्रकार से जैसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, 3000 साइंटिस्ट को इकट्ठा करके 3 साल में एटम बम बना दिया गया। ये जो चीज़ है ये इसीलिए की जा रही है कि एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी का विकास किया जा रहा है और इतना बड़ा जो दुनिया में अपीवल हुआ है वो इसी कारण से हुआ है। तो अभी मैं अपनी बात यहीं रोकता हूँ, आगे मुझे मौका देंगे तो मैं और विस्तार से इस बात को आपके सामने रखूंगा। हमारी मेन बैटल ये है, बाकी सब बातें तो पहले से चली जा रही हैं। धन्यवाद। सर आप व्हाट इज द कंक्लूजन इन दिस? ये वैक्सीन इज नॉट ए वैक्सीन, नाम वैक्सीन है उसका। बिल्कुल बिल्कुल राइट, इट इज नॉट ए वैक्सीन। ये वैक्सीन नहीं है, मैं माया वैक्सीन कह रहा हूँ। माया वैक्सीन, माया वैक्सीन है लिटरली, मतलब सिंथेटिक एमआरएनए है। ये बाहर केमिकल्स के रूप में हम जो है हमारे आने को पहले सिंथेसाइज कर रहे हैं। एक मैंने डायग्राम भी आपको भेजा हुआ पूरा समझाने के लिए, वो आप चाहें तो बाद में सबको भेज दीजिएगा। तो ये जो मैसेंजर आरएनए केमिकल है आपकी बॉडी में जाके वायरस को पैदा करेगा, ये इसकी टेक्निक है। तो जब ये इस प्रकार की चीज स्थापित हो जाएगी तो अनेक प्रकार के प्रयोग किए जाएंगे। मान लीजिए आप तो इसको छोड़ दीजिए, कैंसर के लिए इसका पहले से प्रयोग हो रहा है, अभी एनिमल में इसका प्रयोग किया गया है। कल को मान लीजिए कहेंगे डायबिटीज है जो हमारे विश्वरूप जी का प्रसिद्ध विषय है, वो कहेंगे अब आपके शरीर में ये केमिकल को डालेंगे या आपके जीन्स में, ये इसको कहते हैं जेनेटिक एडिटिंग, जीन्स की एडिटिंग हो रही है। ये आपने पहले जीन्स को पहले पूरा पढ़ लिया, ये पूरा इतिहास है, 70 सालों में आपने जेनेटिक कोड बनाया, उसको समझा आपने, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से फिर आपने इसको एडिटिंग की। आपने सोचिए इतना सूक्ष्म जो जीन है जिसकी कि 1 मिलीमीटर की 10,000वें गुना उसकी लंबाई है, उसको काटते और जोड़ते कैसे हैं ये आप सब लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि इसकी टेक्निक क्या है। वो समय नहीं है तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। तो ये जो सबसे बड़ा प्रयोग जो है दुनिया में नया हो रहा है कि आपके जीन्स के साथ प्ले किया जाएगा, आपके शरीर में ऐसे नए जीन्स डाले जाएंगे जो आपके शरीर की आंतरिक संरचना में परिवर्तन कर देंगे। तो ये कभी आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको सबको विस्तार से बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पूरे देश में ये मैसेज जाना, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बनाया गया है उसमें भी जो है अंदर सीड में परिवर्तन कर दिया। कैसे किया है जब तक आपको पता नहीं चलेगा आपके चक्षु नहीं खुलेंगे, वो समझना बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसे ही ये मानव के जीन में परिवर्तन का प्रयास है, इसलिए हम सबको पहले इसको समझना है। विरोध करने से पहले जब हम इसको अच्छी प्रकार से समझ लें, हमारी चेतना पूरी तरह से जागृत हो जाए, तब इसका असली विरोध शुरू होगा। पूरा गेम इसके अराउंड है। तो अभी मैं बात को ही बोलने का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट ए वैक्सीन, वैक्सीन के नाम पे कुछ बॉडी में डाला जाएगा विच इज एंटायरली न्यू टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमारे बॉडी में जो होगा वो एक्सपेरिमेंटल तभी पता चलेगा, नंबर 1। नंबर 2 सर, जस्ट टू ऐड इट, अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बताया था कि ये वैक्सीन अगले साल आ जाएगी और भारत में EUA के तहत सबको लगाया जाएगा, मतलब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन एक वर्ड है, इसका एक्चुअल मीनिंग है बिना टेस्टिंग के, बिना पता हुए कि कैसे बॉडी में प्रभाव करेगा, उसके बावजूद भी एक्सपेरिमेंटल उस तरह से लगाया जाएगा जैसे एनिमल को टेस्ट करने के लिए लगाया जाता है, राइट। सो यानी कि यू आर गोइंग टू बी ए गिनी पिग। तो उसी को एक कंफर्ट, एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड दे दिया EUA। जब ये नहीं बोलना चाहते कि आप गिनी पिग बना दी जाएंगे, हम गिनी पिग की तरह बिना सोचे समझे लगा देंगे और उसका प्रभाव क्या होगा जब लगाएंगे उसके बाद 1 साल बाद, 10 साल बाद या 1 महीने बाद वो तब देखा जाएगा। जैसे नॉर्मली आप चूहों पे करते हैं ना, तो तब वो EUA वर्ड यूज कर दिया और वो वर्ड का मतलब क्या है हमें पता नहीं है। सो अगर तो वो लगेगा तो वो ये लगेगा जैसा आप बता रहे हैं। इसमें सर एक लाइन में और जोड़ दूं, क्योंकि सारी वैक्सीन जो अभी चल रही है, थोड़ा आपको नाम बता दूं, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है इसका नाम इन्होंने रखा है mRNA-1273, ये इसका एग्जैक्ट नाम है। लेकिन बाकी जो वैक्सीन ऑन टेबल है, एक एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका, जिसका कि चल रहा है कि मरीज जो है पैरालाइज हो गया था। एक भारत बायोटेक की वैक्सीन है जो नेजल वैक्सीन है, और एक जायडस कैडिला की वैक्सीन है। तो ये 3-4 वैक्सीन जो है इस समय खास तौर से सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन तो इसके साथ है, ये अपनी जो है एस्ट्राजेनेका के साथ जो है। एक अलग भी नोवामैक्स है, वो जो सीरम इंस्टीट्यूट की है वो नोवा अलग से है।
अब इसके अलावा रशियन वैक्सीन ऑलरेडी आ चुकी है और वो चालू हो चुकी है स्पुतनिक, जिनको ज़्यादा अच्छी तरह से पता है उसके बारे में, और अपनी चाइनीज़ वैक्सीन भी 2 चल रही हैं। तो थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि पूरी बात पता होनी चाहिए, नहीं तो कहेगा केवल मैसेंजर। ये इनको सबको नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन बोलते हैं। ये सबके सब जो है अलग अलग टेक्नोलॉजी करके, पुरानी जो वैक्सीन्स है वो 20 वैक्सीन्स है, वो क्लासिकल वैक्सीन्स है, ये सब नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन है। मैं यहाँ से समाप्त करता हूँ। सो इसी में डॉक्टर विलास आप कुछ ऐड कीजिए, जो भी आप ऐड करना चाहें। जी देखिए, सबसे पहले तो ये कोविड या फिर अपना जो 2009 में आया था स्वाइन फ्लू, ये 2 साल 10 साल से नहीं चल रहा है। ये एक मराठी ऑथर है जो लोकसत्ता, जो मराठी न्यूज़पेपर आता है, उसके चीफ एडिटर है। युद्ध जीवांचे यानी वॉर विथ वायरसेस, हज़ारों साल से युद्ध जो है, वॉर्स, वो बायो वॉर्स यूज़ किए गए हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी हो रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी उनका जो चल रहा है वो अभी न्यूक्लियर या मिसाइल्स के ऊपर नहीं लड़ने वाले। ये बिल गेट्स ने खुद 2015 के टेड टॉक में उसने कहा था, और जो उसने बाद में इवेंट 201 में भी कहा है। अगर सर ने कहा कि वुहान लैब से वो वायरस ऐसे कितने तो भी लैब थे, वुहान से ही क्यों आया है, तो अगर सरकार मानती है कि वुहान से वो लैब आया है, तो मैंने ये पुलिस कंप्लेंट दी थी 28 अप्रैल 2020 को औरंगाबाद में। औरंगाबाद से हूँ, नागपुर से नहीं हूँ सर। औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर, जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर, ये जो कोरोना वायरस है 2015 में पेटेंटेड है। अगर वायरस है तो पेटेंटेड क्यों है? अब ये जो सेकंड आया है कोविड SARS-CoV-2 जिसे कोविड-19 कहा जाता है, ये कोरोना का एडवांस वर्जन है जो वुहान लैब में बना है, और वुहान लैब को फंडिंग दी थी बिल गेट्स ने। द पिरबैट इंस्टीट्यूट के नाम से वो पेटेंटेड है। द पिरबैट इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 क्यों बनाया? एड्स की वैक्सीन बनाने के लिए। और एड्स की वैक्सीन बनाते बनाते उनको ये समझ में आया कि इसका स्प्रेडिंग जो है वो एड्स से अच्छा है, तो इसको मार्केटिंग किया जाए। तो इसलिए उन्होंने वो वेट मार्केट में चाइना में उन्होंने लीक किया। सर ने जैसे कहा वैक्सीन्स का, तो वैक्सीन्स जो थे इसके पहले के वो रेगुलर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से बने हुए वैक्सीन्स थे, फिर भी उसमें प्रॉब्लम थी। पोलियो वैक्सीन जो है वो आज हिंदुस्तान में, भारत में 2002 से लेकर 2020 तक 5 लाख बच्चों को AFP कर चुका है। थैंक्स। एक्यूट फैसिड पैरालिसिस, वो पोलियो वैक्सीन से हुआ वाला पोलियो है, ये UN ने खुद एक्सेप्ट किया है। और अभी 1 तारीख को एक कंट्री, नाम मैं अभी भूल गया, उन्होंने वहाँ पे भी उन्हें एक्सेप्ट किया है कि पोलियो वैक्सीन की वजह से वहाँ पे पोलियो हुआ है। साथ में SV40 नाम का वायरस आता है पोलियो वैक्सीन में, जो कैंसर पॉजिटिव है। और यही बेसिस के ऊपर जब MR रूबेला वैक्सीनेशन का कैंपेन हुआ, तो मुझे स्कूल में बताया कि आपके बच्चे को वैक्सीन कंपलसरी करना पड़ेगा मेरी बच्ची के लिए। तो मैंने कहा मैं नहीं लगाना चाहता, मैं डॉक्टर हूँ। तो मुझे धमकी दी गई कि आपको पुलिस कंप्लेंट करेंगे हम आपके ऊपर। तो बोला ठीक है, आप करना चाहते हो करना है, मैं ऑफिशियली फिर इस पर लड़ता हूँ। 2018 में 80 लाख पोलियो वैक्सीन जो टाइप 2 वायरस से इन्फेक्टेड आए थे, तब मैंने उनको पत्र व्यवहार किया सरकार के साथ और वो रोका गया, वरना आज कितने पता नहीं बच्चे 2 साल में पोलियोग्रस्त होते थे उस वैक्सीन से। MR रूबेला के लिए JP नड्डा जी को मैंने लेटर लिखा कि आप वैक्सीन रोकिए, इसके साइड इफेक्ट है, एल्यूमिनियम है, मर्क्यूरी है, ग्लाइफोसेट है उसके अंदर, और अदर कुछ जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं। बोवाइन सीरम तो है, सेहतमंद पीक सीरम भी आता है कुछ वैक्सीन्स में, कुछ में फीटल सीरम भी यूज़ होता है। तब उन्होंने वो माना नहीं, तो आखिर में जो अमेरिका में 1986 से एक वैक्सीन कोड इस्टेब्लिश है, जिसके तहत रिलीजियस एग्जम्पशन मिलता है। जैन, हिंदू, मुस्लिम और कैथलिक जो लोग हैं उनको वो धर्म के आधार पे लसीकरण से छूट है। उसके लिए मैंने औरंगाबाद हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल की है, जिसका नंबर है 15,232/2019 डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सेंट्रल मिनिस्ट्री हेल्थ और ICMR जनवरी 2020 में ये बोल के गए हैं कि वैक्सीनेशन के साथ हमारा कोई रोल नहीं है। जब वैक्सीन आप परमिट कर रहे हो, ICMR परमिशन दे रहा है वैक्सीनेशन के लिए, और ICMR के डायरेक्टर्स को 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने झाप दिया था। HPV वैक्सीन का गलत टेस्टिंग एंड ट्रायल हुआ था, जिसमें 12 बच्चा मर गई थी, और बिल गेट्स को हिंदुस्तान में आने से 2017 में रोक लगा दी थी। आज वही बिल गेट्स 8 जनवरी 2020 से हेल्थ मिनिस्ट्री के एडवाइजरी बोर्ड पे है।
ये आपको क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि 7 जनवरी को दीपिका पादुकोण जेएनयू सिर्फ वही दिखा रहा था, और 8 जनवरी को जब बिल गेट्स को सीट दी गई आपको पता नहीं था। तो ये बात, और सर ने जो मॉडर्ना का कहा है, मॉडर्ना का वैक्सीन कितना हार्मफुल है इसका डॉक्टर कैरी मुलीफ है उनका नाम, सॉरी कैरी मुल्स उनका वीडियो है जिन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। ये वैक्सीनेशन का उनका नेक्स्ट टारगेट ट्रांस ह्यूमनिज है। वी आर द 1.0 ह्यूमन एंड दे वांट टू मेक अ 2.0। ये रोबोट पिक्चर नहीं चल रही है, ये इंसानों के बच्चों की, इंसानी आदमियों की बात चल रही है। ये क्या चाहते आगे, ये जो पिक्चर है, और हेल्थ मिनिस्ट्री आज भी इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। मैं खुद इसका एग्जांपल हूँ, ये मेरे कोर्ट में याचिका है। आज हाईकोर्ट बंद रखे इन्होंने, जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड को बैकडोर से परमिशन दी है। सर ने जो कहा जीओएमओ सीड आया है, 12 बार प्रस्ताव रखा गया है लोकसभा और राज्यसभा में, 12 बार प्रस्ताव खारिज किया गया है। क्यों जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड ला रहे हो? क्यों आप वैक्सीनेशन को, सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था 2013 में, सर को पता है। IMA के जो थे डॉक्टर के अग्रवाल साहब, वो पैनल पे थे, उन्होंने खुद कहा है कि वैक्सीन आर नॉट 100% सेफ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सर ने दिखाया, जो 3 कमेटी थी, उन्होंने लेटर लिखा है पीएमओ को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी डरी हुई है, क्या इम्पैक्ट होगा ब्रेन पे वैक्सीन का पता नहीं है, और सरकार अभी भी बात करने के लिए राजी नहीं है। तो ये बहुत सोचने लायक बात है। रिलीजियस एग्जम्पशंस आपको, जिसको जो हाईली एजुकेटेड मैं कहता हूँ, जो स्मार्ट है, उनको लेना है लीजिए, मगर जो हम जैसे है बाबा, हमको धर्म बहुत प्यारा है, हम धर्म के नाम पे हमारे बच्चों को बचाना चाहते हैं, सीधी बात है। क्योंकि ये लोग सुनने नहीं वाले हैं, और हिंदुस्तान में सिर्फ धर्म चलता है। सर ने कहा, BRC सर ने, कि बोवाइन सीरम के लिए कितने गाय काटी जाएंगी, तो आपको आज का ही मैं स्टेटस देता हूँ। आज ही मैंने शेयर किया है फेसबुक पे और ट्विटर पे। इस साल का जो बजट है सीरम इंस्टीट्यूट, और सॉरी पूरे हिंदुस्तान में बोवाइन सीरम कितना यूज़ होगा, वो है $1.7 बिलियन, और यही बिजनेस 2026 तक जाते जाते $2.22 बिलियन होने वाला है। 7.7% हाइक। पैरासिटामोल की बात की सर ने भी की, साइड इफेक्ट भी बताए। लैंसेट जो मैगजीन आता है, उसने 2014 में एक पेपर पब्लिश किया था, और जिसमें कहा था 1986 जो पैरासिटामोल किया था, एसिटामिनोफेन लॉन्च जो दुनिया में, उसका 2014 में पेपर पब्लिश है। पैरासिटामोल जो बच्चों में बुखार के लिए बहुत यूज़ होती है, इट्स हैविंग अ चांसेस ऑफ कैंसर 33%। आप सोचिए, अगर पैरासिटामोल 33% कैंसर कर सकता है, तो ये अभी आने वाला वैक्सीन्स का पोस्ट फ्यूचर क्या रहेगा पता नहीं है। आज का ही लैंडसेट का न्यूज़ आया, मैंने सर को दिखाया है। लैंडसेट यानी एक तरह से समझ लीजिए मेडिकल प्रोफेशन की बाइबल एक तरह से। वहाँ पे जो छप के आता है वो ऑथेंटिक 100% रहता है। उन्होंने कहा है कोरोना इज नॉट अ पेंडेमिक। उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस को पेंडेमिक माना है, उन्होंने कैंसर को पेंडेमिक माना है, उन्होंने हार्ट अटैक को पेंडेमिक माना है, किडनी फेलियर को, किडनी डिसीज को पेंडेमिक माना है, मगर कोरोना को लैंडसेट ने पेंडेमिक माना नहीं है। ये मैंने मेरे ट्विटर पे भी है, फेसबुक पे भी डाला है, और सर को तो अभी मैंने दिखाया, जो आज सुबह पोस्ट आई है। ये चीज़ मीडिया नहीं दिखा रही है। सर एक आखिरी सीरो रिपोर्ट आए हैं। सीरो रिपोर्ट क्या है? हम एंटीजन टेस्टिंग के बारे में बात की, RT-PCR टेस्टिंग के बारे में बात की, सीरो रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। सीरो रिपोर्ट क्या है? अगर आपको कोई बीमारी होके जाती है तो आपके बॉडी में उसके इम्प्रिंट्स रहते हैं, उसकी शैडो रहती है, जो IgG और IgM, इम्यूनोग्लोबिन G एंड इम्यूनोग्लोबिन M में उसके रहते हैं। तो सीरो रिपोर्ट जो आया है, आज का रिपोर्ट दिल्ली का और मुंबई का आया है। दिल्ली वाले हैं आप, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मुंबई का रिपोर्ट है। मुंबई के आया है कि 57% जो धारावी के लोग हैं, झोड़पट्टी के, उनको कोरोना हो के गया है, और जो दिल्ली के हाई प्रोफाइल जो लोग हैं उनमें 38% लोगों को कोरोना हो के गया है, उसके एंटीबॉडीज मिले हैं। यानी आप लोगों में कोरोना आके चला भी गया, आपको पता भी नहीं चला है, आपको उसकी रेजिस्टेंस पावर मिल चुकी है, जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। और ये जो है हेल्थ मिनिस्ट्री और WHO, मुझे तो ये कमाल है कि इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि डिसीज बिना सिम्टम के हो सकता है, असिम्टोमेटिक हो सकता है। ये तो मेडिकल में मुझसे सीनियर बैठे हैं, किसी से भी पूछ ले, मैं तो इन सबसे जूनियर हूँ इनमें। आज तक असिम्टोमेटिक डिसीज मेडिकल बुक में है ही नहीं, हैरिसन के बुक में भी नहीं है, ना डेविडसन के बुक में है। तो ये इन्होंने सिद्ध कर दिया WHO ने। और WHO का डायरेक्टर जो है, मैं आपको बोल दूँ, वो डॉक्टर नहीं, उसका नाम डॉक्टर है
वो मैट्रिक्स, जो मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स सब्जेक्ट आता है, उसका पीएचडी होल्डर है। जिस तरह से भारत का जो आरबीआई का डायरेक्टर बैठा है डॉक्टर दास, वो इकोनॉमिक्स के डॉक्टर नहीं है, वो हिस्ट्री के डॉक्टर है। तो ऐसे लोग चला रहे भारत की इकोनॉमी, और ऐसे लोग चला रहे दुनिया की हेल्थ सेक्टर। थैंक यू। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर इसी में? हाँ, इस बारे में मैं और एक ऐड करना चाहता हूँ। सभी लोगों ने बोला कि वैक्सीन उसका कोई उपयोग नहीं होता है, रादर वो अपने को खराब करती है। मैं भी इस मत से सहमत हूँ। आज वैक्सीन के नाम पर इतना सारा व्यापार चल रहा है। सभी लोगों को, सभी बच्चों को वैक्सीन दो, 2 बूंद जिंदगी के। बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े स्टार उसका प्रचार कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। मैं जो हल्दी के बारे में बोलता हूँ, तो हल्दी में रहता है कुरकुमिन, और कुरकुमिन क्या करता है? वो एंटीवायरल है। वो वायरस का मल्टीप्लिकेशन कम कर देता है, और वायरस का मल्टीप्लिकेशन कम करने से उसकी ताकत कम हो जाती है। जैसे अपन हल्दी ले रहे हैं, तो वो जो वायरस अपने अंदर आएगा वो वीक हो जाएगा, और वीक होने की वजह से अपने बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगी। मैंने काफ़ी पेशेंट देखे, काफ़ी पेशेंट को ट्रीटमेंट भी दी। एक्चुअली यानी मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, हल्दी के बारे में जैसे बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जिन जिन लोगों को मैंने हल्दी का ट्रीटमेंट दिया, वो लोग 7 दिन के अंदर अच्छे हो गए, और जिन लोगों को मैंने एंटीबायोटिक्स दिया एक ट्रायल के तौर पे, वो 15-15 दिन तक ऐसे ही रहे बेड पे, 2-2 महीने तक बेड पे पड़े हैं। अभी वो इतनी कमजोरी, इतना ये आ गया है। तो ये जो हल्दी है, ये एक वैक्सीन जैसे ही काम करती है। 2-3 दिन पहले मिस्टर पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ है, उन्होंने मोदी साहब से, यानी अपने पीएम साहब से सवाल पूछा कि बोले हम वैक्सीन की बात करते हैं बोले, लेकिन हमारी जो 140 करोड़ की आबादी है, उसको देने के लिए अपने पास जो वैक्सीन देंगे उसका खर्चा आएगा 80,000 करोड़। पैसा है क्या बोले अपने पास में? बाद में उन्होंने पलटी खा ली। तो ये जो हल्दी है, इसको लेने से आपको कोई खर्चा भी नहीं आएगा, आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, और आपके बॉडी में ना सिर्फ ये वायरस के अगेंस्ट में, बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, सबके यानी जो पैथोजेंस है उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी पैदा हो जाएंगी। यानी जब भी दूसरा भी वेव आ रहा है, फ्रांस में आ गया, इधर आ गया, स्पेन में आ गया, दूसरा भी वेव यदि आएगा और आप यदि हल्दी खाई होंगी आपने, तो आपको वह दूसरे वेव में कुछ नहीं होगा। यानी 0 पैसे में, जैसा कि विश्वरूप साहब भी कहते हैं मेरे बारे में कि मैं 0 यानी कॉस्टिंग 0 ट्रीटमेंट इसका पुरस्कर्ता हूँ मैं पुरस्कर्ता। 0 पैसे में हमें यदि इम्यूनिटी मिलती है वैक्सीन से भी बढ़कर, क्योंकि वैक्सीन सिर्फ क्या करती है, अपने को इम्यूनिटी करती है, पैदा करती है अपने इसमें। ये तो इम्यूनिटी पैदा करेंगी, साथ में वो वायरस को मार भी डालेंगी, यानी हमको इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो मैं आप सबसे और इस मंच के तरफ से आग्रह करता हूँ कि आप इसको आजमाइश करके देख रहे। मेरा जो हल्दी का वीडियो है, यदि अपने को कोई सर्दी होती है, खांसी होती है, बुखार आता है, सांस लगती है, तो आपको 5 ग्राम हल्दी पाउडर पहले ले लेना है, उसके बाद में गुनगुना पानी पी लेना है। ऐसा दिन में 3 बार करना है, सिर्फ 7 दिन तक, घरगुती। ये हल्दी जो है अपने किचन से आती है, कहीं जाना नहीं है, मेडिसिन स्टोर में नहीं जाना है। मैं तो मेरे यानी कलीग लोगों का लाखों का करोड़ों का नुकसान कर रहा हूँ एक्चुअली ऐसा बोलकर, लेकिन फिर भी मुझे इससे अभिमान है। ये हल्दी यदि आप 7 दिन तक लोगे, दिन में 3 बार, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। जो वायरस, जो पैथोजन आपके शरीर में जा चुका है, आप 7 दिन के अंदर एकदम अच्छे हो जाओगे, 8वें दिन काम पर। और यदि आप चाहते हैं कि मुझे ये इन्फेक्शन होना ही नहीं चाहिए, तो वो हल्दी पाउडर 5 ग्राम दिन में 2 बार लो, कुछ खाने के बाद में, तो आपको इन्फेक्शन भी नहीं होगा। ऐसा ये कारगर उपाय है। उस दिन मोदी जी ने भी, अपने प्रधानमंत्री जी ने भी जी टीवी पे उनकी मुलाकात आई थी, फिटनेस इंडिया करके, उसमें उन्होंने कहा कि मैं भी हल्दी लेता हूँ बोले, और मेरी माँ
जो वहाँ बैठी है बोले गुजरात में, हर 3 दिन के बाद में मुझे फ़ोन करके बोलती है बोले बेटा हल्दी ली क्या। तो मोदी जी के स्वास्थ्य का, और अभी तक वो कोरोना से पीड़ित नहीं हुए हैं, उसका भी रहस्य यही है। डोनाल्ड ट्रंप भी यही करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको आजमा के देखिए और इसका रिजल्ट मिला तो आप 10 लोगों को बताइए। धन्यवाद।